हेलो एवरीवन, आपका कॉमर्स क्लासेज में स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10+2 अकाउंटेंसी चैप्टर फर्स्ट, नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक और नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और जो अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं उसमें जो समस्याओं का सामना ज्यादातर स्टूडेंट करते हैं, उनके ऊपर हम थोड़ा सा आज प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज ए ऑर्गेनाइजेशन विच इज सेट अप फॉर providing services to its member or maybe general public। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने सदस्यों को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं और इनका जो मेन मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, बल्कि सर्विस प्रोवाइड करना होता है। जैसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस स्कूल्स एजुकेशन प्रोवाइड करता है, हॉस्पिटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही कोई सपोर्ट्स क्लब हो सकता है, कोई वेलफेयर सोसाइटी हो सकती है, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट हो सकते हैं। तो ये सारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसे काम करते हैं, किस प्रकार के अकाउंट इसमें मेंटेन करते हैं। सबसे पहले फीचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। मोटिव मीन की इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों इस्टेब्लिशमेंट हम करते हैं। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है एनपीओ का, टू प्रोवाइड सर्विस नॉट टू अर्न प्रॉफिट। सेकंड जो इनका फीचर्स है, मेन सोर्स ऑफ इनकम। कि इनकी मेन सोर्स क्या है इनकम का, क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है फिर भी इनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको पूरा करने के लिए जो इनकी मेन सोर्स है इनकम का, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, कोई सरकार की तरफ से सहायता मिल सकती है, कोई ग्रांट हो सकती है, कोई सब्सिडीज मिल सकती है, या फिर डोनेशन मिल सकता है। तो ये सारे जो एनपीओज इनके मेन सोर्स है इनकम का, सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट फीस, लीगेसीज, गवर्नमेंट ग्रांट एक्सेट्रा। अकाउंट्स हम कौन कौन से मेंटेन करते हैं। तो मेन इनके जो अकाउंट्स हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड थर्ड वन इज बैलेंस शीट। एक और जो इसकी फीचर्स है कि जो हम कैपिटल प्रिपेयर करते हैं, सॉरी बैलेंस शीट जो हम प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें कैपिटल की जगह कैपिटल फंड वर्ड यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो पैसा है ऐसे एनपीओ का, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का, वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम यूज करते हैं। तो वो और जो भी इनकम्स होगी, जैसे लाभ कमाने वाली संस्थाओं में प्रॉफिट होता है
और उस प्रॉफिट को जैसे पार्टनर्स है तो आपस में बांट लेते हैं, या फिर वो उस मतलब प्रॉफिट में ओनर्स उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या फिर वो सोल प्रोप्राइटरशिप है तो खुद एक ही ओनर का वो होता है। लेकिन इस यहाँ पर एनपीओ के केस में क्या होता है, जो भी आपका पूंजी है और जो भी प्रॉफिट तो नहीं कहेंगे, जो सरप्लस हम वर्ड यूज करते हैं यहाँ पर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो भी कैपिटल फंड में ऐड करते हैं और वो सारा पैसा जो है वो इसी ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए हम अलग अलग एक्टिविटीज में यूज करते हैं। तो ये थी फीचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो कौन कौन सी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस टर्म है एंट्रेंस फीस। प्रवेश शुल्क। एंट्रेंस फीस क्या होती है? एंट्रेंस फीस इज द अमाउंट विच इज रिसीव्ड फ्रॉम इट्स मेंबर। अगर कोई भी व्यक्ति संस्था का सदस्य बनना चाहता है तो उससे एक अमाउंट हम चार्ज करते हैं, उसको हम एंट्रेंस फीस बोलते हैं। जैसे स्कूल में कोई भी बच्चा एडमिशन लेता है तो एडमिशन फीस देते हैं, तो ये भी एक प्रकार की एडमिशन फीस है ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में सदस्य बनने के लिए। तो ये रेवेन्यू नेचर की होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट इसको बोलते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट मीन जो रिकरिंग नेचर है, बार बार रेगुलर इंटरवल के ऊपर हमें मिलती रहती है, तो वो आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। दूसरा, लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जो इसको कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट करते हैं। जैसे कोई क्लब है, उस केस में क्या होता है कि इंटरेस्ट फीस की जो अमाउंट है वो ज्यादा होती है, सदस्य भी कम होते हैं उसमें, तो उसको हम नॉन रिकरिंग जो है वो रिसिप्ट मान लेते हैं। तो ऐसी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें हम इसको कैपिटल एज ए कैपिटल रिसिप्ट में ट्रीट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट माने या कैपिटल रिसिप्ट माने। कुछ ऑर्गेनाइजेशन इसको 50-50 कर सकते हैं, 70-60 एक प्रोपोर्शन में रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट मान सकते हैं। आप जब क्वेश्चन करेंगे तो जब तक क्लियर कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाती है तब तक हम क्या करेंगे, इसको रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे। अगर आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन मिल जाती है तो फिर हम उसको रेवेन्यू या कैपिटल रिसिप्ट जो भी होगा उसी के अकॉर्डिंग जैसा आपको क्वेश्चन में बताया गया है ऐसे ही हम ट्रीट करेंगे। नॉर्मली जनरली जो है ये रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। तो सेकंड है आपका सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? एंट्रेंस फीस आपने दी, आप सदस्य मेंबर बन गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के, लेकिन फिर भी एक एनुअल चार्जेस या फिर मंथली या एनुअल बेसिस के ऊपर जो है ऑर्गेनाइजेशन आपसे रिकवर करता है। जैसे आपने एडमिशन लिया, एडमिशन फीस आपने दी है, मान लीजिए आपने +2 क्लास में एडमिशन लिया है, 500 रुपये दिया, एडमिशन लिया आपने, उसके बाद में और भी चार्जेस होते हैं। तो ऐसे ही सब्सक्रिप्शन जो है मेंबर से हम एनुअल चार्ज करते हैं, तो वो भी मेन सोर्स है आपका इनकम का। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिसिप्ट साइड में मिलता है आपको, और आपने इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में हम इसको शो करेंगे। तो ये भी आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है। ये जो सब्सक्रिप्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये कैलकुलेशंस आप ठीक कर लेते हैं तो इसका मतलब 50% चांसेस जो है आपके जो मतलब 50% इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को कवर कर लेगा। तो इसमें जो भी अलग अलग एडजस्टमेंट होती है आउटस्टैंडिंग या सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस की, वो उसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो नेक्स्ट आपका जो टर्म है लाइफ मेंबरशिप फीस। कुछ सदस्य जो होते हैं वो ईयर टू ईयर पेमेंट नहीं करते हैं मेंबरशिप के लिए,
वो एक लमसम पेमेंट करेंगे, तो उसको हम लाइफ मेंबरशिप फीस बोलते हैं। तो लाइफ मेंबरशिप फीस क्या है? लाइफ मेंबरशिप फीस इज द वन टाइम पेमेंट फॉर होल लाइफ मेंबरशिप। तो ये आपका कैपिटल नेचर है, क्योंकि सभी सदस्य जो है वो इस प्रकार से लाइफ मेंबरशिप फीस नहीं देते हैं। नॉन रिकरिंग नेचर्स की इसको हम ट्रीट करेंगे। तो जो नॉन रिकरिंग नेचर्स है, कैपिटल रिसिप्ट है, उसको हम बैलेंस शीट में शो करेंगे लायबिलिटी साइड में। लेगेसी, लेगेसीज, वसीयतनामे में प्राप्त राशि। लेगेसीज क्या होता है कि लेगेसीज इज द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन्स एट द विल ऑफ एट देयर विल आफ्टर देयर डेथ। तो कोई भी व्यक्ति जो है उसके पास जायदाद है, धन है, वो ये सोचता है कि मेरे मरने के बाद में वो पैसा जो है किसी एक संस्था के नाम हो जाए, किसी पुण्य कार्य में लग जाए, तो वो लिगेसीज है। ऐसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को जो ऐसी अमाउंट मिलती है वो उसको हम लिगेसीज बोलते हैं, या कोई प्रॉपर्टी भी हो सकती है। तो ये कैपिटल रिसिप्ट है। तो लायबिलिटी साइड में शो करेंगे इसको। नॉन रिकरिंग नेचर्स की रिसिप्ट है। नेक्स्ट टर्म है इंडोमेंट फंड। ऐसे इंडोमेंट फंड है, ये भी आपका कैपिटल नेचर का होता है। एक विशेष उद्देश्य के लिए इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको भी हम लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट टर्म्स है सेल ऑफ एनी एसेट। अगर हम एसेट सेल करते हैं तो कैपिटल रिसिप्ट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इसको रिसिप्ट में शो करते हैं। अब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे या फिर बैलेंस शीट बनाएंगे, तो जितनी आपने एसेट्स बेच दी है, फर्नीचर मान लीजिए आपका 10,000 रुपये का था बिगिनिंग ऑफ ईयर, स्टार्टिंग में, ड्यूरिंग द ईयर आपने 5,000 का बेच दिया है, तो आपका जो फर्नीचर वो कम हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर एसेट्स में से हम इसको लेस करेंगे। लेकिन अगर एसेट्स बेचने से कोई प्रॉफिट या लॉस हो जाता है, अगर प्रॉफिट होता है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज एन इनकम शो करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज ए इनकम। और अगर लॉस होता है तो इन केस ऑफ लॉस इसको हम दिखाएंगे एक्सपेंडिचर साइड में। लेकिन सेल को आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं शो करना है। अगर सिर्फ प्रॉफिट या लॉस होता है, प्रॉफिट लॉस का कैसे पता चलेगा? आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मिलेगा, उसमें लिखा मिलेगा सेल, आपको मिलेगा सेल ऑफ फर्नीचर, अमाउंट है यहाँ पर 5,000 रुपये। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि फेस वैल्यू जो है उस फर्नीचर की जो वो 3,000 रुपये है। तो 3,000 रुपये का फर्नीचर आपने 5,000 रुपये में बेच दिया है, तो 2,000 रुपये का जो डिफरेंट सेल क्योंकि ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो इनकम साइड में हम शो करते हैं। अगर यहाँ पर बुक वैल्यू 5,000 से ज्यादा है उस फर्नीचर की जिसको आपने बेचा है, तो वो लॉस हो जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड में शो करेंगे। लेकिन जितने का फर्नीचर बेचा गया है 3,000 रुपये का, 3,000 से आपका फर्नीचर भी कम हो जाएगा, तो क्लोजिंग जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें इसको हम कम कर देंगे। तो ऐसे ही कुछ और भी टर्म्स हैं। ऑनोरेरियम, पारिश्रमिक। ऑनोरेरियम क्या होता है? अमाउंट पेड टू नॉन रेगुलर एम्प्लॉइज फॉर देयर सर्विसेज। कि आपको किसी ऐसे पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है जो आपके पास आपका रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, जिसको हम सैलरी नहीं देते हैं,
किसी कारण से आपने उसको बाहर से बुलाया, जैसे एक हॉस्पिटल है उसमें एक क्रिटिकल इंजरी हो जाती है या कोई क्रिटिकल जो है आपने ऑपरेशन करना है तो उसके लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है, तो हम कोई और बाहर से कोई डॉक्टर बुलाते हैं। ऑपरेशन करने वाले तो चला जाता है, लेकिन उसको जो हम पेमेंट जो करते हैं उसकी जो फीस है उसको हम होनोरेरियम बोलते हैं। तो ऐसे किसी भी नॉन रेगुलर एम्प्लॉयज से अगर आप कोई काम करवाते हैं तो उसको जो पेमेंट करते हैं वो आपका होनोरेरियम होता है। तो ये एज एन एक्सपेंडिचर इसको शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर साइड में, और ये रिकरिंग एक्सपेंसेस उसको हम मानते हैं। सेल ऑफ ओल्ड सपोर्ट्स मटेरियल, ओल्ड न्यूज़पेपर, एक्सेट्रा। अगर जो जैसे आपका स्पोर्ट्स क्लब है तो स्पोर्ट्स का जो मटेरियल है, बैट है, कोई बॉल है, नेट का कोई सामान है, या फिर न्यूज़पेपर्स वगैरह जो रेगुलर इंटरवल पर हमें प्राप्त होते हैं और हम उसको यूज करते हैं, उसके बाद में हम उसको शेयर कर सकते हैं। तो वो रेगुलर इंटरवल पे जैसे न्यूज़पेपर हम हर मंथ के बाद में हम उसको बेच सकते हैं, तो वो रिकरिंग नेचर की है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो एज ए इनकम हम उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। स्पेशल फंड, स्पेशल फंड क्या होता है कि कुछ अमाउंट जो है स्पेशल पर्पज के लिए आपको मिलता है। स्पेशल पर्पज का मतलब जैसे कि एक प्राइज फंड है, प्राइज फंड में जो पैसा आएगा वो प्राइज के लिए ही प्रयोग हम करेंगे। जैसे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आपने किया, कोई एनुअल फंक्शन था उसमें आपने प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया, रेगुलर आपकी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है उसमें जो भी एक्सपेंसेस होता है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो वो प्राइज फंड में से हम वो पैसा निकालेंगे। तो ये कैपिटल रिसिप्ट है या ये लाइबिलिटीज है ऑर्गेनाइजेशन की कि उस पैसे को उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में हम यूज करें। तो इसको हम दिखाएंगे लाइबिलिटी साइड में, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। लेकिन अगर कोई स्पेशल फंड है और उसका बैलेंस जो है नेट अमाउंट जो वो नेगेटिव आ जाता है, नेट अमाउंट क्या आ जाता है नेगेटिव, तो फिर नेगेटिव अगर बैलेंस आ जाता है, जैसे सपोर्ट्स फंड है 20,000 रुपए, आपके एक्सपेंसेस जो है वो 25,000 रुपए का हो गए, तो नेगेटिव बैलेंस है 5,000 रुपए, तो फिर वो उसको हम एज ए एक्सपेंडिचर साइड में शो करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर शो करेंगे जो नेगेटिव बैलेंस आएगा। तो अगर सपोर्ट्स फंड आपका 20,000 का है, प्राइज फंड, प्राइस के जो एक्सपेंसेस है वो आपका 10,000 है, तो पॉजिटिव बैलेंस है नेट अमाउंट, तो फिर उसको हम लायबिलिटी में ही शो करेंगे। कंज्यूमेबल गुड्स, कंज्यूमेबल गुड्स होती है जो रेगुलर्स यूज हम करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे मेडिसिन है, सपोर्ट्स मटेरियल है कोई भी, तो स्टेशनरी है, तो इनके ऊपर जो भी हम पैसा खर्च करते हैं वो सारा जो पैसा है वो रिकरिंग नेचर का है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो जो भी पैसा खर्च होगा वो हम एज एन एक्सपेंसेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। अभी मैं कुछ अकाउंट्स का नाम ले रहा हूँ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या फिर बैलेंस शीट, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, बैलेंस शीट क्या है, लेकिन ब्रीफली मैं बता देता हूँ आपको। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम अकाउंट्स क्यों मेंटेन करते हैं, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनका प्रॉफिट से तो कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन हमारी जो रिसिप्ट है बहुत सारे डोनर्स जो जुड़े होते हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से, जो या फिर कोई गवर्नमेंट ग्रांट्स आपको मिलती है,
स्पेशल जो रिसिप्ट है, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि उसके लिए हम अकाउंट्स मेंटेन करें ताकि पारदर्शिता जो है वो बनी रहे। और लीगल ऑब्लिगेशंस भी होता है, कानूनी अनिवार्यता भी है कि आपने उसको ऑडिट भी करवाना है, तो इसलिए हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो ब्रीफली मैं बता देता हूँ आपको, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्यों बनाते हैं। कैश या बैंक का जो बैलेंस है आपका, उसको निकालने के लिए कि आपके पास कितना पैसा आया ड्यूरिंग द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना था और एट द एंड ऑफ ईयर आपके पास कितना पैसा कैश इन हैंड है या फिर कैश एट बैंक है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। ये आपका कैश बुक की तरह ही होता है, उसका एक पार्ट है। जो रिसिप्ट है वो डेबिट में लिखते हैं और जो आपकी पेमेंट है वो क्रेडिट में लिखते हैं। तो फिर जो आपका बैलेंस बचेगा, बैलेंसिंग फिगर आपका आ जाएगा लास्ट में, क्लोजिंग बैलेंस कैश और बैंक का। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सेकंड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। तो इसमें जो भी आपके एक्सपेंसेस है वो हम डेबिट में लिखते हैं, इनकम है वो हम लिखते हैं क्रेडिट में। और ये सिमिलर अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह, जो अपने प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में बनाते हैं। अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो सरप्लस आ जाएगा, अगर आपकी एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो डेफिसिट, कमी उसको प्रकट करेगा। जो सरप्लस आएगा उसको कैपिटल फंड में जोड़ देंगे और डेफिसिट आएगा तो कैपिटल फंड में से बैलेंस शीट में उसको लेस कर देंगे। तीसरा बैलेंस शीट। अभी हमने बात की कि जो सरप्लस होगा उसको कैपिटल फंड में जोड़ देंगे। अब ये कैपिटल फंड क्या है, इसको निकालने के लिए आपने बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। बिगिनिंग ऑफ ईयर जो एसेट्स है वो एसेट साइड में लिखेंगे, लायबिलिटी है वो लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। लायबिलिटी साइड जितनी शॉर्ट है वो कैपिटल फंड आ जाएगा, आप निकाल लेंगे उसको। मान लीजिए एसेट साइड का टोटल जो है वो 2 लाख रुपए है, लायबिलिटी जो है वो 50,000 है, तो जो डिफरेंस है 1,50,000 वो आपका कैपिटल फंड माना जाएगा। तो यहाँ से जो कैपिटल फंड आएगा उसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में फिर लिखते हैं। तो उसमें फिर सरप्लस या ऐड करेंगे, डेफिसिट है तो फिर वो लेस करेंगे। तो ये भी आपकी इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी है, फीचर्स क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो, इसमें कौन कौन सी संस्थाएं जो है वो, किस प्रकार की संस्थाएं इसमें होती है, अकाउंट्स कैसे तैयार किए जाते हैं, और उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट टर्म्स जैसे हमने सब्सक्रिप्शन बताया था वो हम अगली वीडियोज में सब्सक्रिप्शन कंज्यूमेबल जो गुड्स है उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और कौन कौन सी इसमें एडजस्टमेंट हम करते हैं। थैंक यू।